हेलो डॉक्टर्स। तो आज हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर। आज बेसिकली हम इन्फ्लेमेशन के बारे में जानेंगे। इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज इन्फ्लेमेशन। तो समझते हैं इन्फ्लेमेशन क्या होता है। सपोज करिए कि ये आपका कोई टिश्यू है, ये आपका कोई भी टिश्यू हो सकता है, बट यहाँ हम स्किन मान लेते हैं कि ये कोई टिश्यू क्या है, स्किन है। अब मान लीजिए इस स्किन के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई इंजरी होती है। क्या होती है? कोई इंजरी होती है। अभी इंजरी किसी भी नेचर की हो सकती है। ये फिजिकल हो सकती है, मान लीजिए किसी ने मुक्का मार दिया हो या एक्सीडेंट होकर आप घिस गए हो, या फिर ये केमिकल हो सकती है, किसी ने बॉइल्ड वाटर आपकी बॉडी पे डाल दिया हो, या फिर ये इंजरी रेडिएशन इंजरी हो सकती है, आपकी बॉडी पे किसी ने एक्सरेज या अल्ट्रावायलेट रेज का क्या कर दिया हो, बॉम्बार्डमेंट करा दिया हो। ठीक है, तो किसी भी नेचर की इंजरी हो सकती है। तो एक तो ये है कि इंजरी हो गई हो आपके टिश्यू में, या दूसरा ये हो सकता है कि आपके इस टिश्यू के अंदर किसी पैथोजन की एंट्री हो गई हो। किसकी एंट्री हो गई हो? पैथोजन की एंट्री हो गई हो। अब पैथोजन क्या होता है? तो पैथोजन वो माइक्रोब्स होते हैं, पैथोजन वो माइक्रोब्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करके क्या करते हैं, आपके अंदर डिसीज कॉज करते हैं। क्या करते हैं? आपके अंदर डिसीज कॉज करते हैं। तो पैथोजेंस आर दोज माइक्रोब्स दैट कॉज डिसीज। तो मान लीजिए आपका कोई टिश्यू था, इस टिश्यू के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे या तो कोई इंजरी हुई है, या इस टिश्यू के अंदर क्या है, कोई भी पैथोजन एंटर कर गया है जो आपके अंदर इंफेक्शन क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? आपकी बॉडी के अंदर इंफेक्शन क्रिएट कर रहा है। तो ये जो टिश्यू है आपका, ये इस इंजरी के अगेंस्ट और इस इंफेक्शन के अगेंस्ट, इस पैथोजन के अगेंस्ट क्या करता है? एक रेस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, क्या करता है? एक रेस्पॉन्स जनरेट करता है। मैंने क्या कहा, आपका जो टिश्यू होता है वो इस इंजरी के अगेंस्ट और इस पैथोजन के द्वारा होने वाले इंफेक्शन के अगेंस्ट एक रेस्पॉन्स जनरेट करता है, और उस रेस्पॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। अब एक सवाल आता है कि इस टिश्यू में वो कौन सा पार्ट होता है जो इस रेस्पॉन्स को जनरेट करता है? तो इस टिश्यू का जो वस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू वाला जो पार्ट होता है वो इस रेस्पॉन्स को जनरेट करता है। तो डेफिनेशन क्या हुई इन्फ्लेमेशन की? इट इज रेस्पॉन्स ऑफ वस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू अगेंस्ट एनी इंफेक्शन और इंजरी। सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं कि अगर आपकी टिश्यू में कोई इंजरी हुई थी या कोई इंफेक्शन हुआ था, तो इस इंजरी और इंफेक्शन के अगेंस्ट आपके टिश्यू ने जो रेस्पॉन्स जनरेट किया, उस रेस्पॉन्स को ही हम क्या बोल रहे हैं? इन्फ्लेमेशन बोल रहे हैं। टिश्यू के अंदर वो कौन सा पार्ट होता है जो इस रेस्पॉन्स को जनरेट करता है? तो वो पार्ट होता है वस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात आती है कि ये रेस्पॉन्स क्या होता है और ये रेस्पॉन्स का पर्पज क्या है, ये रेस्पॉन्स क्यों जनरेट हो रहा है। तो अगर हम बात करें पर्पज ऑफ रेस्पॉन्स या फिर पर्पज ऑफ इन्फ्लेमेशन, कि ये रेस्पॉन्स क्यों जनरेट हुआ या ये इन्फ्लेमेशन क्यों हुआ, तो ये जो इन्फ्लेमेशन है या जो रेस्पॉन्स है ये इसलिए जनरेट होता है ताकि हम इस इंजरी के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस कर सकें? रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकें, और हम क्या कर सकें? इसको एलिमिनेट कर सकें। सिमिलरली हम इस पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकें और हम इसको क्या कर सकें? एलिमिनेट कर सकें। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्फ्लेमेशन? ये क्या है? एक तरह का प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है। तो इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन एक तरह का प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है जो हमारा टिश्यू जनरेट करता है। किसके अगेंस्ट? इन्फेक्शन के अगेंस्ट या फिर इंजरी के अगेंस्ट। या तो उस इन्फेक्शन या इंजरी को आप रजिस्ट करेंगे, आगे बढ़ने से रोकेंगे, या फिर आप उसको एलिमिनेट करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे? एलिमिनेट करना चाहेंगे। तो इन्फ्लेमेशन या तो उस इन्फेक्शन या इंजरी को रजिस्ट करता है, दूसरा उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। थर्ड जो इन्फ्लेमेशन काम करता है वो करता है रिपेयरिंग का। मान लीजिए जिस भी एरिया में ये क्या हुई है, आपके इंजरी हुई है, या जिस भी एरिया में आपके इन्फेक्शन हुआ है, उस एरिया में कुछ टिश्यू डैमेज हुआ होगा, कुछ सेल्स की डेथ हुई होगी। तो उस डेड और डैमेज पार्ट को रिमूव करके उस एरिया में न्यू सेल्स की ग्रोथ करके क्या करता है? इन्फ्लेमेशन उस एरिया को रिपेयर करने की हेल्प करता है, रिपेयर करने में हेल्प करता है। इतनी बात समझ में आ गई। हमने आपको बताया कि ये सारा काम उस टिश्यू के वस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू वाले पार्ट के द्वारा किया जाता है, यानी उस टिश्यू के अंदर भी वो वस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट है जो उस काम को परफॉर्म कर रहा है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि वस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या है। तो वस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कोई नई चीज नहीं है। इस आप जो भी आपका टिश्यू था जिसके अंदर भी इंजरी या इंफेक्शन हुआ है, उस टिश्यू के नीचे क्या होंगी? कुछ ब्लड वेजल्स होंगी। क्या होंगी? कुछ ब्लड वेजल्स होंगी जिनके अंदर क्या होगा? ब्लड फिल्ड होगा। तो ब्लड फिल्ड ब्लड वेजल्स होंगी, और क्या होंगी? लिम्फ वेजल्स होंगी, लिम्फ वेजल्स होंगी, और क्या होंगे? लिम्फ नोड्स होंगी। यही सब क्या है?
वस्कुलराइज कनेक्टिव टिश्यू है। तो व्हाट इज बेसिकली वस्कुलराइज कनेक्टिव टिश्यू? जो भी आपका टिश्यू है जिसके अंदर इंजरी या इन्फेक्शन हुआ है, उस टिश्यू की ब्लड वेजल्स फिल्ड विद ब्लड एंड उस एरिया का लिम्फेटिक सिस्टम, यानी उस एरिया के अंदर पाए जाने वाला लिम्फ और उस एरिया के अंदर पाए जाने वाले जो लिम्फ नोड्स हैं, वही मिलके क्या बनाएंगे? वस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बनाएंगे। बात समझ आ गई? तो अब आप अगर एक चीज एज्यूम कर पा रहे हो कि जो इन्फ्लेमेशन है वो आपके एज अ डिफेंस सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है, वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहा है, जाहिर सी बात है ना, वो आपके इन्फेक्शन को इंक्रीज होने से रोक रहा है, वो आपको इंजरी को बढ़ने से रोक रहा है, उसको हील कर रहा है। तो यानी किसकी तरह काम कर रहा है? डिफेंस की तरह काम कर रहा है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहा है। और करा भी इसलिए रहा है क्योंकि ये जो वस्कुलराइज कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें ब्लड है और आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम आपके इम्यून सिस्टम के पार्ट है, आपके डिफेंस सिस्टम के पार्ट है, आपकी इम्यूनिटी के पार्ट है। जब ये इम्यूनिटी के पार्ट है तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, और किस फॉर्म में करा रहे हैं? इन्फ्लेमेशन की फॉर्म में। तो यहाँ इम्यूनिटी किस फॉर्म में प्रोवाइड की जा रही है? इन्फ्लेमेशन की फॉर्म में। ठीक है, आपको पता है कि जो ब्लड के अंदर जो WBCs होती हैं या जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो एंटीबॉडीज होती हैं, ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। तो ये इन्फ्लेमेशन के थ्रू क्या कर रही है? आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करा रही है। होता क्या है कि जिस भी एरिया में क्या हुई है? इन्फेक्शन हुआ है, या जिस भी एरिया में क्या हुई है? जिस भी एरिया में इन्फेक्शन हुआ है या जिस भी एरिया में इंजरी हुई है, उस एरिया में इन्फ्लेमेशन की हेल्प से क्या होता है? नंबर ऑफ WBCs का जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर दिया जाता है। सराउंडिंग टिश्यू से WBC का रिक्रूटमेंट किया जाता है, सराउंडिंग टिश्यू से लिम्फ का और लिम्फोसाइट्स का, प्लाज्मा प्रोटीन्स का, एंटीबॉडीज का क्या किया जाता है? रिक्रूटमेंट किया जाता है, बुलाया जाता है। किस जगह पे? एट द साइट ऑफ इंजरी, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। किसकी हेल्प से? इन्फ्लेमेशन की हेल्प से। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन हम क्या करते हैं कि ये जो ब्लड के अंदर WBCs थी, लिम्फोसाइट्स थी, एंटीबॉडीज थी, इनका रिक्रूटमेंट करते हैं, इनको बुलाते हैं। कहाँ पे? एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड इंजरी। उस साइट पे जाके ये जो WBCs हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, ये क्या करें? फाइट करें पैथोजन से और इंजरी से, और उस एरिया को क्या करें? जल्दी से जल्दी हील करने की कोशिश करें। तो दिस वाज अबाउट द इन्फ्लेमेशन। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, कि साइंस क्या है इन्फ्लेमेशन की, कैसे पता चलेंगे, आप कैसे पता करेंगे कि पर्टिकुलर प्लेस पे आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो जो कार्डिनल साइंस है इन्फ्लेमेशन के, वो 5 साइंस होते हैं, जिसमें 4 कार्डिनल साइंस जो थे वो दिए गए थे बाई साइंटिस्ट कैल्सस। तो 4 साइंस तो किसने दिए थे? साइंटिस्ट कैल्सस ने दिए थे। So out of five, 4 cardinal signs was given by the scientist Celsus. अब वो 4 साइंस क्या हैं? वन इज र्यूबर मतलब जहां इन्फ्लेमेशन होगा वहां आपको रेडनेस देखने को मिलेगी। सेकंड इज कॉलर, जहां पे आपको इन्फ्लेमेशन हुआ है वहां पे हीट देखने को मिलेगी, उस एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा आपको। थर्ड इज ट्यूमर, उस एरिया में आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। फोर्थ इज डॉलर, उस एरिया में जब आप टच करेंगे तो आपको पेन का क्या होगा? सेंसेशन होगा, पेन फील होगा। ठीक है, हम डिस्कस ये भी कर लेते हैं कि ये चीजें आपको क्यों फील होती हैं। देखो, जहां भी इंजरी होती है वहां पे क्या क्रिएट होता है? इंजर्ड टिश्यू। उस एरिया का जो टिश्यू होता है वो कैसा हो जाता है? इंजर्ड हो जाता है। ठीक है, अब जो इंजर्ड टिश्यू होता है वो एक लोकल हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या नाम है? प्रोस्टाग्लैंडिन। ये लोकल हार्मोन होता है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? उस टिश्यू के अंदर जो मास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं, क्या प्रेजेंट होती है? मास्ट सेल। मान लीजिए इस टिश्यू के अंदर क्या हुई थी? इंजरी हुई थी, इस टिश्यू के इस पॉइंट पे इंजरी हुई थी, तो इस टिश्यू के नीचे क्या प्रेजेंट होती हैं? मास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का जो लोकल हार्मोन है, ये इन मास्ट सेल को जाके एक्टिवेट कर देता है, और ये मास्ट सेल्स क्या करती हैं? एक केमिकल रिलीज करती हैं जिसको बोलते हैं हिस्टामिन। क्या बोलते हैं? हिस्टामिन। ये हिस्टामिन जो होता है ना, ये वैसोडाइलेटर होता है। क्या होता है? वैसोडाइलेटर। तो ये क्या कर देता है? हिस्टामिन वैसोडाइलेशन करा देता है। वैसोडाइलेशन करा देता है मतलब जो ब्लड वेजल्स होती हैं उनको डायलेशन करा देता है। अब ब्लड वेजल्स का डायलेशन हो जाएगा तो उस एरिया में जो अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज ब्लड फ्लो हो जाता है, और उस इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से आपको क्या देखने को मिलती है? उस एरिया में रेडनेस देखने को मिलती है। टेम्परेचर क्यों इंक्रीज करता है? देखो, जब ज्यादा ब्लड आएगा तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से टेम्परेचर में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट होगा। दूसरा एक रीजन ये भी है कि जब इंजरी होती है तो जो इंजर्ड टिश्यू से जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का लोकल हार्मोन निकल रहा था, ये ब्लड के थ्रू कहां जाता है? आपके हाइपोथैलेमस में जाता है। कहां जाता है? हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस को जाके ट्रिगर कर देता है,
और हाइपोथैलेमस जब ट्रिगर हो जाता है तो हाइपोथैलेमस में आपको पता है टेम्परेचर रेगुलेशन का जो सेंटर है वो हाइपोथैलेमस में होता है, तो वो टेम्परेचर को क्या कर देता है, एलिवेट कर देता है। इतनी बात समझ आ गई। तीसरा, जहां भी इन्फ्लेमेशन होता है वहां आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है। स्वेलिंग आपको इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि वहां भी थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा, वैसोडाइलेशन हुआ है। क्या हुआ है, वैसोडाइलेशन हुआ है, यानी ब्लड वेसल्स डायलेट की गई हैं। जब ये ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं तो क्या होता है, इनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी ये जो वॉल्स है ना, ये जो वॉल्स हैं ब्लड वेसल की, इनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और इस ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा था वो क्या होता है, बाहर निकलने के लिए लगता है, बाहर निकलने लगता है, यानी उस टिश्यू में जमा होने लगता है, उस टिश्यू में एक्यूमुलेट होने लगता है। यानी ब्लड वेजल्स के अंदर से निकल के जो प्लाज्मा है वो बाहर जो टिश्यू था उसमें एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है, एडेमा देखने को मिलता है। तो आपने देख लिया रेडनेस क्यों देखने को मिलती है, हीट टेम्परेचर क्यों देखने को मिलता है, स्वेलिंग क्यों देखने को मिलती है, पेन क्यों देखने को मिलता है। उसका भी यही रीजन है कि जब इंजरी जो होती है उससे जो इंजर्ड टिश्यू क्रिएट होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है उस एरिया की जो नर्व सेल्स होती हैं उनको एक्साइट करता है, और जब नर्व सेल्स एक्साइट होती हैं तो वो मैसेज भेजते हैं ब्रेन को, जिसकी वजह से आपको पेन का सेंसेशन फील होता है। तो ये तो 4 कार्डिनल साइंस थे जो साइंटिस्ट कैल्सस ने दिए थे। एक 5th कार्डिनल साइन है जो किसने दिया था, साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्को ने दिया था, और उस 5th कार्डिनल साइन का नाम है फंक्सियोलिशा। फंक्सियोलिशा मतलब जिस एरिया में भी आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है उस एरिया का जो फंक्शन होगा वो लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलेगा, यानी वो एरिया उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, जिस एरिया में चोट लग जाएगी, इंजरी हो जाएगी, इन्फेक्शन होगा, उस एरिया में उतना अच्छा फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा जितना वो पहले कर रहा था। तो जो 5th कार्डिनल साइन है जो रुडोल्फ विर्को ने दिया था वो है फंक्सियोलिशा, मतलब उस एरिया का, उस टिश्यू का लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलेगा। एंड रुडोल्फ विर्को जो है, इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी। ठीक है, तो दिस वाज बेसिक कार्डिनल साइंस। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। जो इन्फ्लेमेशन का बेसिक मैकेनिज्म है ना, उसका हम एक ओवरव्यू लेंगे, एक लाइट व्यू लेंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली समझने जा रहे हैं ओवरव्यू ऑफ इन्फ्लेमेशन के इन्फ्लेमेशन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, क्या होता है बेसिकली इन्फ्लेमेशन में, इन्फ्लेमेशन कैसे हेल्प करता है, ठीक है, कैसे इंजरी से प्रिवेंट करता है, कैसे पैथोजन से प्रिवेंट करता है। ये बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कोई भी टिश्यू होता है ना आपकी बॉडी में, उसमें 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक सेल को हम बोलते हैं पेरेन्काइमल सेल्स, और दूसरी सेल को हम बोलते हैं स्ट्रोमल सेल्स। ठीक है, किसी भी टिश्यू की जो फंक्शनल सेल्स होती हैं, जो चीफ फंक्शनल सेल्स होती हैं, उनको तो हम बोलते हैं पेरेन्काइमल सेल्स, और जो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं और वो सेल्स जो कनेक्टिव टिश्यू बनाती हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रोमल सेल्स। जैसे अगर मैं बात करूं आपके ब्रेन की, तो ब्रेन में पता है आपको कि जो चीफ सेल्स होती हैं, जो मेन सेल्स होती हैं, वो होती हैं न्यूरॉन्स। तो जो न्यूरॉन्स क्या है, चीफ फंक्शनल सेल है ब्रेन की, क्या है, चीफ फंक्शनल सेल है। तो न्यूरॉन्स क्या कहलाएंगी, पेरेन्काइमल सेल्स हो जाए कहलाएंगी। लेकिन आपको पता है ब्रेन के अंदर और भी सेल्स पाई जाती हैं, जैसे ग्लियल सेल्स पाई जाती हैं, जैसे मैक्रोफेज पाई जाती हैं, मास्ट सेल पाई जाती हैं, ब्लड सेल्स भी पाई जाती हैं। तो ये तो सपोर्टिंग सेल्स हैं, और या तो सपोर्टिंग सेल्स हैं या जो कनेक्टिव टिश्यू बना रही है। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो वो सेल्स जो या तो सपोर्टिंग सेल्स हैं या कनेक्टिव टिश्यू बना रही हैं, उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमल सेल्स। तो अगर ब्रेन में न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन होंगी पेरेन्काइमल सेल्स, उसके अलावा जो भी सेल्स होंगी वो क्या होंगी, स्ट्रोमल सेल्स होंगी। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक बात बताई थी। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज ओवरव्यू ऑफ इन्फ्लेमेशन या इवेंट इन इन्फ्लेमेशन। कि इन्फ्लेमेशन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं हम उन पे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो मान लीजिए ये आपका क्या था, कोई टिश्यू था, और ये टिश्यू की क्या थी, कुछ सेल्स थी। अब मान लीजिए इस टिश्यू में क्या होता है, यहाँ पे कोई इंजरी होती है, उस इंजरी की वजह से इस एरिया में क्या हो जाता है, डैमेज क्रिएट हो जाता है। ये एरिया क्या होता है, डैमेज हो जाता है। ये एरिया क्या हो रहा है, टिश्यू का डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो या तो इंजरी हो रही है, क्या है, इंजर्ड टिश्यू है आपका, या फिर ऐसा होता है कि मान लीजिए इस टिश्यू के अंदर क्या होता है, किसी पैथोजन की एंट्री हो जाती है। मान लीजिए क्या होता है, किसी भी पैथोजन की एंट्री हो जाती है। दिस इज पैथोजन, दिस इज पैथोजन। तो होता क्या है कि जो आपका इंजर्ड टिश्यू होता है, जो इंजर्ड टिश्यू होता है वो रिलीज करता है एक लोकल हार्मोन जिसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या बोलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। और जो आपका पैथोजन होता है ये रिलीज करता है टॉक्सिन्स। क्या रिलीज करता है, टॉक्सिन्स रिलीज करता है। तो जो आपका इंजर्ड टिश्यू है उससे रिलीज होगा प्रोस्टाग्लैंडिन, और जो आपका माइक्रोब है जिसकी एंट्री हो गई है टिश्यू में वो रिलीज करेगा टॉक्सिन। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं और टॉक्सिन्स हैं इनको सेंस कर लिया जाता है। आपके टिश्यू के अंदर जो स्ट्रोमल सेल्स होती हैं, क्या होती हैं, स्ट्रोमल सेल्स होती हैं। और कुछ स्ट्रोमल सेल्स के मैं नाम बता दूं, जैसे मास्ट सेल, जैसे मैक्रोफेजेस, जैसे डेंड्राइटिक सेल्स। इस टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट हुई होंगी, इस टिश्यू के अंदर कुछ मास्ट सेल प्रेजेंट हुई होंगी, इस टिश्यू के अंदर मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट रही होंगी, और इस टिश्यू के अंदर डेंड्राइटिक सेल्स भी प्रेजेंट हुई होंगी।
तो ये जो मास्ट सेल या मैक्रोफेजेस होती हैं वो इस प्रोस्टाग्लैंडिन और इस टॉक्सिन्स को क्या कर लेती हैं, सेंस कर लेती हैं। तो इंजर्ड टिश्यू से प्रोस्टाग्लैंडिन निकला है और जो पैथोजन से टॉक्सिन्स निकले हैं उसको इस टिश्यू की जो स्ट्रोमल सेल्स है, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, डेंड्राइटिक सेल्स, ये क्या कर लेती हैं, रिसीव कर लेती हैं या फिर रिसेप्ट कर लेती हैं। तो जैसे ये रिसेप्ट करती हैं, ये जो आपकी मास्ट सेल्स और मैक्रोफेजेस हैं ये क्या करती हैं, फिर कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं। इनको सेंस हो जाता है कि या तो कोई इंजरी हुई है या फिर कोई पैथोजन आया है। तो ये क्या करती हैं, फिर हिस्टामाइन, साइटोकाइन और नाइट्रस ऑक्साइड इस तरीके के केमिकल्स रिलीज करती है और इन केमिकल्स को हम बोलते हैं मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। क्योंकि मास्ट सेल्स ने जब प्रोस्टाग्लैंडिन और टॉक्सिन्स को देखा था तो उनको पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उससे प्रिवेंट करने के लिए मास्ट सेल्स ने, मैक्रोफेजेस ने क्या रिलीज कर दिया, हिस्टामाइन, साइटोकाइंस और नाइट्रस ऑक्साइड। इनको हम क्या बोलते हैं, मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन। क्या बोलते हैं, मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। यानी यही केमिकल्स हैं जो जाके क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेंगे और हमें उस इंजरी से और उन पैथोजन से क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। अब ये हिस्टामिन जाके कैसे इन्फ्लेमेशन कराता है वो समझिएगा। ये हिस्टामिन क्या करेगा कि ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू के पास क्या हो रही होंगी, कुछ ब्लड वेजल्स होंगी, इसके नीचे से क्या जा रही होंगी, कुछ ब्लड वेजल्स जा रही होंगी। तो ये सबसे पहले क्या करता है, वेसोडाइलेशन कराता है। उन ब्लड वेजल्स के अंदर क्या प्रोड्यूस कराता है, डायलेशन। तो उन ब्लड वेजल्स में क्या कराता है, डायलेशन करा देता है, यानी वेसोडाइलेशन करा देता है। यानी यहाँ पे इन ब्लड वेजल्स पे कौन एक्ट करता है, हिस्टामिन एक्ट करता है और इन हिस्टामिन की वजह से क्या देखने को मिलता है, हमें वेसोडाइलेशन देखने को मिलता है। जब वेसोडाइलेशन होगा तो जाहिर सी बात है अब इस एरिया के थ्रू जो ब्लड पास हो रहा होगा उस ब्लड का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। यानी ब्लड फ्लो का जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि अगर ब्लड फ्लो का अमाउंट इंक्रीज होगा तो उस एरिया में आपको कैसे क्या देखने को मिलेगी, ज्यादा रेडनेस देखने को मिलेगी। इसलिए आपको कार्डिनल साइन रूबोर देखने को मिलती है, रेडनेस देखने को मिलती है। अगर यहां से ब्लड फ्लो का अमाउंट ज्यादा है, ब्लड फ्लो का अमाउंट ज्यादा है, यानी इस एरिया में WBC का अमाउंट भी अब ज्यादा आ रहा होगा, प्लाज्मा प्रोटीन्स का अमाउंट भी ज्यादा आ रहा होगा और इस एरिया में एंटीबॉडीज का अमाउंट भी ज्यादा आ रहा होगा। यानी इस एरिया में रिक्रूटमेंट हो रही है किसकी, WBCs की, प्लाज्मा प्रोटीन्स की और एंटीबॉडीज की। थर्ड पॉइंट इज वेसोडाइलेशन की वजह से क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है ब्लड वेजल्स की, इनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। यानी कि इनके अंदर से जो प्लाज्मा बाहर जा रहा था उसका अमाउंट भी बाहर जाने का बढ़ जाता है। यानी अब ज्यादा प्लाज्मा इनके इससे क्या होगा, बाहर जाएगा, क्योंकि ब्लड भी ज्यादा आ गया है, ब्लड ज्यादा तो प्लाज्मा ज्यादा, और इसकी क्या होगी, परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी तो ज्यादा अमाउंट में प्लाज्मा क्या होगा, अब बाहर की तरफ जाएगा। अब ज्यादा प्लाज्मा बाहर की तरफ जाएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इडिमा देखने को मिलेगा, उस एरिया में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि ब्लड वेजल्स के अंदर से निकल के जो प्लाज्मा था अभी कहां डिपॉजिट हो रहा है, इस टिश्यू के अंदर डिपॉजिट हो रहा है, इस टिश्यू में डिपॉजिट हो रहा है, इस टिश्यू में एक्यूमुलेट हो रहा है। इसलिए उस एरिया में आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है। स्वेलिंग को ही दूसरा कार्डिनल साइन हमने बोला था, ट्यूमर, वो देखने को मिल गया, आपको स्वेलिंग देखने को मिल गई, आपको इडिमा देखने को मिल गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि वेसोडाइलेशन हुआ, हिस्टामिन रिलीज हुआ, हिस्टामिन की वजह से क्या हुआ, वेसोडाइलेशन हुआ। अब थर्ड थिंग आपको जो नेक्स्ट थिंग आपको जो देखने को मिलेगी वो है एडेशन। जैसे यहाँ पे आपको वेसोडाइलेशन देखने को मिलता है, वेसोडाइलेशन देखने को मिलता है तो देखो क्या होता है, ब्लड फ्लो का जो अमाउंट होता है वो तो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ब्लड फ्लो की जो स्पीड है वो तो कम हो जाएगी। कैसे, आप याद करो, अगर आप जब फ्लावर को पानी देते हो तो अगर आप पाइप को दबा लेते हो तेजी से पानी निकलता है, और जब उसको दबाना छोड़ देते हो, जब उसका होल का साइज बड़ा होता है तो पानी धीरे धीरे आता है। तो यहाँ होल का साइज बड़ा हो गया है, ठीक है, ब्लड वेजल्स मोटा हो गया है, डायलेशन हो गया है, तो यहाँ पे जो ब्लड फ्लो की जो स्पीड होगी वो कम हो जाती है। और जब ब्लड फ्लो की स्पीड कम हो जाती है तो जो WBCs होती हैं या जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं या जो एंटीबॉडीज होती हैं वो इस ब्लड वेजल्स की वॉल के पास आके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देती हैं, या इस ब्लड वेजल्स की वॉल से स्टिक होना स्टार्ट कर देती हैं, और इसको हम बोलते हैं एडेशन और अटैचमेंट। तो हम देखने को मिलता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ WBC प्लाज्मा प्रोटीन एट द पेरिफेरी ऑफ ब्लड वेजल्स। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि ब्लड फ्लो की जो स्पीड है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से जो WBCs हैं, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, जो एंटीबॉडीज हैं, वो अब आपको ब्लड वेजल्स की जो वॉल्स हैं उनके पास देखने को मिलती हैं। थर्ड स्टेप जो हम देखते हैं वो है डायपीडियासिस। डायपीडियासिस में क्या होता है कि जो WBC जो ब्लड वेजल्स के पास आके कलेक्ट हो गई थी, अब ये इस ब्लड वेजल्स को पेनिट्रेट करके बाहर जाती हैं, और पेनिट्रेट करके बाहर जाके वहां जाना चाहती हैं जहां पैथोजन है, या वहां जाना चाहती हैं जहां इंजरी है। ये ब्लड वेजल्स, ये जो WBC है, ये क्या करते हैं, इस ब्लड वेजल्स की वॉल को पेनिट्रेट करके बाहर पैथोजन की तरफ जाना चाहती है।
इन डब्ल्यूबीसीज का इस ब्लड वेजल की वॉल को पेनिट्रेट करके बाहर जाना ही कहलाता है डायपीडियासिस। क्या कहलाता है? डायपीडियासिस। सो व्हाट इज डायपीडियासिस? डब्ल्यूबीसी माइग्रेट कर जाती हैं ब्लड वेजल से बाय एक्टिव मूवमेंट इन द टिश्यू फ्लूइड। तो डब्ल्यूबीसी ब्लड वेजल्स को छोड़ के कहां जा रही है? टिश्यू फ्लूइड में जा रही है। कहां जा रही है? टिश्यू फ्लूइड में जा रही है। ठीक है, और टिश्यू फ्लूइड से होते हुए किसके पास जाएंगी? इस पैथोजन के पास जाएंगी। दिस इज डायपीडियासिस। कौन सी मूवमेंट शो करती है इस टाइम पे? वह कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस शो करती हैं आपकी जो डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? इन पैथोजेंस के द्वारा जो रिलीज हुआ जो टॉक्सिन होता है, ये पैथोजेंस क्या करते हैं? टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। तो इस टॉक्सिन को फॉलो करते हुए जाती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी देखती हुई आती है कि कहां से टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, उसी तरफ क्या कर देती है? अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। दिस इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस। डब्ल्यूबीसी ब्लड वेजल से बाहर निकल आई, इसको हमने डायपीडियासिस कहा। डायपीडियासिस के बाद अब डब्ल्यूबीसी क्या कर रही है? कीमोटैक्सिस कर रही है। जहां से भी उनको प्रोस्टाग्लैंडिन निकलते हुए दिख रहा है, जहां से भी उनको टॉक्सिन्स रिलीज होते हुए दिख रहे हैं, उधर की तरफ क्या कर रही है? डब्ल्यूबीसी माइग्रेट कर रही है, यानी कीमोटैक्सिस मूवमेंट शो कर रही है। ठीक है, अब कीमोटैक्सिस मूवमेंट शो करते करते वो उस जगह पे पहुंच जाती हैं जहां पे आपका पैथोजन है या फिर जहां पे आपकी इंजरी हुई है। अगर आपको उनको वहां पे पैथोजन देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? पैथोजन देखने को मिलता है, तो उस पैथोजन का क्या कर देती हैं? फैगोसाइटोसिस कर देती हैं। उनको क्या कर दिया? पैथोजन को क्या कर देती हैं? मान लीजिए डब्ल्यूबीसी थी, ये पहुंच गई पैथोजन के पास, तो पैथोजन को क्या करेंगी? अब इंगल्फ कर लेंगी। पैथोजन को क्या कर लेंगी? इंगल्फ कर देंगी और पैथोजन को अपने अंदर डाइजेस्ट करके डिस्ट्रॉय कर देंगी। लेकिन अगर आपको इंजर्ड टिश्यू देखने को मिला है, तो उस इंजर्ड टिश्यू की रिपेयरिंग करने में भी हेल्प करती हैं। उस एरिया पे क्या होता है? उस एरिया में जाके डब्ल्यूबीसीज का, मैक्रोफेजेस का और मास्ट सेल्स का कलेक्शन देखने को मिलता है उस एरिया में जहां पे डैमेज हुआ है। तो ये मैक्रोफेजेस क्या करती हैं, या फिर जो डब्ल्यूबीसीज क्या करती हैं? कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं, जैसे कि साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर। ये साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं कि जिस एरिया में भी इंजरी हुई है, मान लीजिए ये एरिया था, यहाँ पे क्या हुई थी? इंजरी हुई थी, तो जो ये तो एरिया था इंजरी वाला, इसके जो आसपास की सेल्स हैं, इन पे साइटोकाइंस का इफेक्ट होता है। ये जो साइटोकाइंस केमिकल हैं या ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ये कहाँ इंपैक्ट करते हैं? सराउंडिंग टिश्यू पे। कहाँ पे? सराउंडिंग टिश्यू पे इंपैक्ट करते हैं, और सराउंडिंग टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनमें रेट ऑफ सेल डिवीजन को इंक्रीज कर देते हैं। जब आसपास की सेल के अंदर सेल डिवीजन इंक्रीज होगा, तो क्या करेंगी? वो उस एरिया को क्या कर लेंगी? हील कर देंगे। दूसरा, कुछ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का भी फॉर्मेशन होता है। फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या करते हैं? उस एरिया में एक मैश लाइक नेटवर्क बिछा देती हैं। क्या बना देती हैं? एक फाइबर का मैश लाइक नेटवर्क बिछा देती हैं। फिर उसमें सेल्स को क्या कर दिया जाता है? एंटेंगल्ड कर दिया जाता है, ताकि उस एरिया में जाल बना के प्रॉपर क्या कर दी जाए? हीलिंग कर दी जाए उस एरिया की। तो जो रिपेयरिंग का काम था, ये किसने किया था? डब्ल्यूबीसीज ने किया था। डब्ल्यूबीसीज में जो आपकी मोनोसाइट होती है ना, जब ये ब्लड वेसल्स को छोड़ के बाहर जाती हैं, तो यही मैक्रोफेजेस बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? मैक्रोफेजेस बन जाती हैं। और यही मैक्रोफेजेस क्या रिलीज करती हैं? साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर, जो इस एरिया में रिपेयरिंग करने में हेल्प करते हैं। तो आपने देखा कि कैसे पैथोजन को किल किया इन्फ्लेमेशन की हेल्प से, कैसे इंजरी को आपने ठीक किया, हीलिंग की। ठीक है, तो दिस वाज बेसिक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। अगर हम बात करें कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, कि इन्फ्लेमेशन किस किस रीजन से वजह से हो सकता है, तो इन्फ्लेमेशन का जो कॉज है वो इन्फेक्शन हो सकता है। मैंने आपको बताया था, कोई पैथोजन आपके अंदर एंट्री कर गया हो, या फिर टिश्यू की नेक्रोसिस हो सकती है, कि किसी एरिया में टिश्यू की डेथ हुई है। अब टिश्यू की डेथ की रीजन कुछ भी हो सकता है। इस्केमिया, रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई, रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई की वजह से भी क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू की डेथ हो जाती है। ठीक है, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से भी क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू की डेथ हो जाती है। तो जहां नेक्रोसिस हुई है, या तो इंजरी की वजह से या स्केमिया की वजह से, जहां भी टिश्यू की डेथ हुई है, वहां आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। इम्यून रिएक्शंस के केस में भी आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। कभी कभी हमारी बॉडी जो है हाइपर सेंसिटिविटी शो करती है, जैसे आपने ऑटो इम्यून डिसीज में देखा होगा, हमारी बॉडी हमारी खिलाफ ही क्या करती है? युद्ध छेड़ देती है, फाइट करने लगती है। उस केसेस में भी हमें आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल की एंट्री हो जाए, और फॉरेन पार्टिकल जो है वो एक तरह का एलर्जन हो, तो हमारे अंदर जब एलर्जी कंडीशंस क्रिएट होती हैं, उस टाइम पे भी हमारी बॉडी इन्फ्लेमेशन शो करती है, प्रिवेंट करने के लिए हमको। ठीक है, तो दिस वर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन। कितने तरह के इन्फ्लेमेशन होते हैं? तो अगर हम बात करें बेस्ड ऑन फ्लूइड टाइप, कि जिस एरिया में इन्फ्लेमेशन हुआ है उस एरिया से किस तरीके का फ्लूइड्स का सिक्रेशन हो रहा है, उसके बेसिस पे पहला है प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन। प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन, अगर मान लीजिए जहां इन्फ्लेमेशन हुआ अगर वहां से पस निकल रहा है, तो ऐसे इन्फ्लेमेशन को हम बोलते हैं प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन। जैसे आपने एब्सेस के केस में देखने को मिलेगा, फोड़ा जहां हो जाता है वहां देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट इज कैटरल इन्फ्लेमेशन। कैटरल इन्फ्लेमेशन मतलब जहां इन्फ्लेमेशन हुआ है वहां से म्यूकस और वाटर रिलीज होगा। जैसे हमने कॉमन कोल्ड, जब आपको सर्दी जुकाम हो जाता है तब आपको देखने को मिलता है कैटरल इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट इज सीरस इन्फ्लेमेशन, जहां वाटरी फ्लूइड का सिक्रेशन होता है। आपने जब देखा होगा बर्न हो जाता है तो जो फोड़ा बन जाता है, फलक सा बन जाता है, उसमें से वाटरी फ्लूइड का सिक्रेशन होता है, सीरस इन्फ्लेमेशन। यानी ऐसा इन्फ्लेमेशन जहां से वाटरी सिक्रेशन होता है। एक है फाइब्रनस इन्फ्लेमेशन, कि जिस एरिया में इन्फ्लेमेशन हुआ है वहां से थ्रेडी या फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर का सिक्रेशन होता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड टाइप, कि जिस एरिया में इन्फ्लेमेशन हुआ है उस एरिया से किस तरह का फ्लूइड रिलीज हो रहा है। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, तो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन दो तरह के इन्फ्लेमेशन होता है, एक होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन और एक होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। इन दोनों को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एक्यूट इन्फ्लेमेशन बिल्कुल एकदम फर्स्ट एड की तरह है। आपको कहीं भी इंफेक्शन हुआ, आपको कहीं भी इंजरी हुई, तो पहला जो रेस्पॉन्स क्रिएट होगा, जो इमीडिएट रैपिड रेस्पॉन्स जनरेट होगा, जो बहुत ही कम टाइम में जनरेट हो जाएगा। जैसे आपके इंजरी हुई, जैसे आपके इन्फेक्शन हुआ, उस टाइम फर्स्ट जो इन्फ्लेमेशन जो क्रिएट होगा उसको हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन बोलेंगे। जो इमीडिएट होता है लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए होता है। कैसा होता है? शॉर्ट टाइम के लिए, यानी ये क्रिएट हो जाता है फ्यू मिनट्स में। जैसे आपको इन्फेक्शन या फिर इंजरी हुई तो फ्यू मिनट्स में ही क्या होगा, या फ्यू आवर्स में ही ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन वहां आपको देखने को मिलेगा। और शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड होता है, कुछ ही टाइम के लिए एक्सिस्ट करता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कब होता है? जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन उस चीज को हील करने में नाकाम हो जाए। व्हेन एक्यूट इन्फ्लेमेशन फेल्स, फिर कौन आता है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आता है। और बाद में आ रहा है तो यानी डिलेड, थोड़ी टाइम के बाद आता है, लेकिन कैसा रहता है? लॉन्ग लिव्ड रहता है, कोशिश करता है लंबे टाइम तक उस चीज को हील करने की। तो दिस वाज बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जिसको आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एक चीज और आपको बतानी है, कभी भी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में कंफ्यूज मत होना। इन्फेक्शन क्या है? आपका जो टिश्यू था, इस टिश्यू के अंदर कोई पैथोजन एंटर किया, इस पैथोजन ने आपके अंदर जाके डिसीज कर दी। क्या कर दी? कोई डिसीज कर दी, कोई इल इफेक्ट शो कर दिया, ठीक है, ये है इन्फेक्शन। ये क्या है? इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन से बचने के लिए हमारी बॉडी ने जो रेस्पॉन्स जनरेट किया वो है इन्फ्लेमेशन। तो डोंट कंफ्यूज विद इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्शन क्या है? आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर किया और उसने आपके अंदर डिसीज या इफेक्ट शो कर दिया, वो है इन्फेक्शन। उससे बचने के लिए आपकी बॉडी ने जो रेस्पॉन्स जनरेट किया, उस टिश्यू ने जो रेस्पॉन्स जनरेट किया, वो है इन्फ्लेमेशन। तो दिस वाज बेसिक्स अबाउट इन्फ्लेमेशन। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।